आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। लखनऊ के यातायात को लगेंगे पंख, कल होगा ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का लोकार्पण एवं शिलान्यास। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता को समर्पित करेंगे ग्रीन कॉरिडोर। 1519 करोड़ की लागत से होगा द्वितीय चरण का शिलान्यास लोकार्पण। लखनऊ के यातायात की सुगमता को लेकर शहरवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। शहर की लाइफलाइन माने जाने वाली ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के द्वितीय चरण का कार्य पूरा हो चुका है और 13 मार्च यानी आज दोपहर 4:30 पर झूलेलाल वाटिका में आयोजित इस भव्य समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संयुक्त रूप से इस महत्वाकांक्षी परियोजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। और इसी के साथ परियोजना के तृतीय व चतुर्थ चरण के निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया जाएगा, जो लखनऊ के भविष्य की रफ्तार तय करेगा। ग्रीन कॉरिडोर 1519 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और भीषण जाम से मिलेगी राहत। एलडीए उपाध्यक्ष प्रत्नेश कुमार ने बताया कि 100 करोड़ की लागत से ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का लोकार्पण 11 मार्च 2024 को किया गया था। 6.8 किलोमीटर लंबा ये पुल आईआईएम रोड से पक्का पुल तक बना है। 299 करोड़ की लागत से 13 मार्च 2026 को परियोजना के द्वितीय चरण का लोकार्पण किया जाएगा। इस चरण के अंतर्गत डालीगंज से लेकर निषादगंज होते हुए समता मूलक चौक तक के हिस्सा आता है और लगभग 7 किलोमीटर लंबे इस पुल के खुलते ही हजरतगंज, डालीगंज और निषादगंज जैसे घनी आबादी वाले व्यस्ततम क्षेत्रों में लगने वाले भीषण जाम से बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि 1220 करोड़ की लागत से 13 मार्च 2026 को ही इस परियोजना की तृतीय व चतुर्थ चरण का शिलान्यास किया जाएगा। उपाध्यक्ष ने कहा कि ग्रीन कॉरिडोर के शुरू होने से शहर की यातायात व्यवस्था तेज और सुविधाजनक होगी और पहले जिस दूरी को तय करने में घंटों लगते थे, अब वो मिनटों में पूरी की जा सकेगी। अब वाहन चालक बिना किसी सिग्नल की बाधा के सीधे रिवर फ्रंट के किनारे से गोमती नगर और समता मूलक चौक तक पहुंच सकेंगे। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत कॉरिडोर के अलाइनमेंट और आने वाले 166 पेड़ों को काटने के बजाय उनका प्रत्यारोपण किया गया है, जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। ग्रीन कॉरिडोर के आसपास आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिससे नए निवेश और रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। नर्मदा अपार्टमेंट के 312 भवनों को लॉटरी से हुआ आवंटन। 300 फ्लैट एवं 12 पेंट हाउस के लिए आए 700 से अधिक आवेदन। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में हुई है भवनों की लॉटरी। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नर्मदा अपार्टमेंट के 312 भवनों का लॉटरी से आवंटन किया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम हॉल में आयोजित लॉटरी की प्रक्रिया में 743 आवेदकों के मध्य लकी ड्रॉ की पर्चियां निकाली गई हैं और साथ ही लॉटरी डॉक्टर का आयोजन 3 BHK प्लस स्टडी के 300 फ्लैट्स एवं 12 पेंट हाउस के लिए किया गया है। लॉटरी में अपने नाम की पर्ची निकलने पर आवेदकों के चेहरे खिल उठे। लकी ड्रॉ लॉटरी ड्रॉ के कार्यक्रम में एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, वित्त नियंत्रक दीपक सिंह, विशेष कार्याधिकारी रविनंदन सिंह, देवांश त्रिवेदी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। एलडीए उपाध्यक्ष प्रत्नेश कुमार ने बताया कि नर्मदा अपार्टमेंट के 312 भवनों में लॉटरी का कार्यक्रम कराया गया है, जिसमें 3 BHK प्लस स्टडी के 300 फ्लैट्स एवं 12 पेंट हाउस का आवंटन किया गया। उन्होंने बताया कि गोमती नगर विस्तार G20 रोड स्थित नर्मदा अपार्टमेंट में पार्किंग के साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति, किड्स प्ले एरिया, लिफ्ट और साथ ही स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं ग्रीन पार्क का विकास किया जाएगा, जो कि अपार्टमेंट को पर्यावरण के अनुकूल और हरा भरा बनाने क्षेत्र बनानेगा। और YouTube पर लॉटरी का लाइव प्रसारण चला। आपको बता दें, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि 12 मार्च 2026 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स होटल में लॉटरी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इस दौरान आवेदकों के हाथों में से ही ड्रॉ की पर्चियां निकलवाई गई हैं। साथ ही पूरी प्रक्रिया का YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण किया गया। उन्होंने बताया कि 300 फ्लैट एवं 12 पेंट हाउस लॉटरी के माध्यम से आवंटित भी किए गए हैं और एलडीए ने जिस पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ नर्मदा अपार्टमेंट के भवनों की लॉटरी कराई है, उसकी सबने जमकर सराहना की। लॉटरी के हॉल में उपस्थित आवेदकों ने वहां एलडीए को धन्यवाद दिया।
नगर से है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत एवं वितरण में अनियमितता संबंधी अफवाहों के संबंध में थाना नजीराबाद क्षेत्र अंतर्गत चौकी जे के मंदिर में सूचना प्राप्त होने पर सहायक पुलिस आयुक्त स्वरूप नगर एवं प्रभारी निरीक्षक द्वारा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया गया। मौके पर गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं को नियमानुसार लाइन लगवाकर गैस सिलेंडर के निरीक्षण कहीं भी गैस की कमी अथवा अव्यवस्था के साथ नहीं हो पाई तथा मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः सामान्य रही है। सभी उपभोक्ताओं से अपील की जाती है कि गैस सिलेंडर की किल्लत संबंधी किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाह पर ध्यान न दें और न ही ऐसी अफवाहों को फैलाएं। यदि किसी गैस एजेंसी डीलर द्वारा गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में अनावश्यकता देरी या असुविधा की जा रही है तो उपभोक्ता निम्नलिखित टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबरों की बात करें तो हेल्पलाइन नंबर 1800224344 टोल फ्री इंडियन गैस और कस्टमर केयर नंबर 180023335555 टोल फ्री एचपी गैस कस्टमर केयर नंबर और साथ ही 180023335555 टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। आज भागवत एजेंसी जो है उसके दो जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं, एक चुन्नीगंज में और एक जेके टेम्पल नज़ीराबाद में। तो चुन्नीगंज वाले पे गाड़ी नहीं गई थी, एक ही गाड़ी यहीं पर आ गई थी। तो चुन्नीगंज के लोग और जेके टेम्पल नज़ीराबाद एरिया के लोग दोनों एक ही जगह पर आ गए। इसकी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्था हो गई थी, बट अब सिचुएशन कंट्रोल में है। लोगों ने क्या बताया आपको? लोगों को 1-2 दिन से सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तो फिर जहां जैसे सूचना मिल रही थी कि एक गाड़ी इधर चली गई तो सारे लोग भाग के एक ही जगह पर आ गए। बट कल से व्यवस्था थोड़ी ठीक हो जाएगी। कल से एक गाड़ी चुन्नीगंज जाएगी और एक गाड़ी जेके टेम्पल जाएगी, जैसे पहले होता था। संडीला में रमजान की अलविदा नमाज, ईद उल फित्र, चैत्र नवरात्रि और रामनवमी जैसे बड़े त्योहारों के पहले संडीला पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आई है और बुधवार को कोतवाली संडीला में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर पाल ने की है। बैठक में विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु, शांति समिति के सदस्य और क्षेत्र के गणमान्य लोग शामिल हुए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी त्योहार आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाएं, साथ ही सोशल मीडिया पर फैलने वाली किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और साथ ही कोतवाली में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से ये भी बताया गया कि त्योहारों के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे और लगातार पुलिस गश्त बढ़ाई जाएगी। अगली खबर जौनपुर जिले से है, जहां शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव में गुरुवार को एक युवती प्रेमी से शादी कराने की जिद में वहां हाई टेंशन विद्युत पोल पर चढ़ गई। युवती को पोल पर चढ़ा देख ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और काफी समझाने बुझाने के बाद नीचे उतार दिया गया। और साथ ही आपको बता दें कि उक्त युवती बीते मंगलवार को भी अपने प्रेमी से शादी की जिद पर हाई टेंशन पोल पर चढ़ गई थी, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारने में कामयाबी हासिल की थी। गौरतलब है कि 19 वर्षीय युवती का आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के नंदाव गांव निवासी एक दूसरे समुदाय के युवक से काफी समय से प्रेम संबंध था।
परिजनों को जानकारी होने पर 3 महीने पहले उन्होंने इसका विरोध किया, जिसके बाद युवती प्रेमी के साथ घर चली गई थी और पुलिस ने जनवरी में दोनों को बरामद कर लिया था। युवती के परिजनों की शिकायत पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था। कुछ समय पहले युवक के जमानत पर छूटने पर शादी करने की जिद पर अड़ गई और साथ ही परिजनों ने दोनों के अलग अलग समुदाय से होने का हवाला देकर विवाह से इनकार कर दिया। संदिग्ध परिस्थितियों में 2 वाहनों में लगी है आग। खड़े वाहन में अचानक लग गई आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों वाहन आग में जलकर हुए राख। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा मामला। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। बदायूं के मूसाझाक थाना क्षेत्र में स्थित एचपीसीएल प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा की प्लांट में अंदर गोली मारकर हत्या की अंजाम कर दिया गया। हमलावर ने प्लांट में घुसकर वारदात को अंजाम दिया, इसके बाद भाग गया। दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई और दोनों को सीएचसी दातागंज ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने अमृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एचपीसीएल पर पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा है और मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। बताया जा रहा कि प्लांट घाटे में चल रहा था और आरोपी ने पहले भी निकल जाने का विरोध किया था, जिसके बाद आरोपी पर एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। मूसाझाक क्षेत्र के गांव सैजनी स्थित एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्लांट के प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हर्षित मिश्रा को गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। ये प्लांट करीब 2 साल पहले बनाया गया था और इसमें बायोगैस बनाने का काम चल रहा था। ये प्लांट लगातार घाटे में चल रहा था, जिसको चलते सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा लगातार कर्मचारी पर काम करने का दावा बना रहे थे, मगर आउटसोर्सिंग में रखे हुए कुछ आसपास के कर्मचारी काम नहीं कर रहे थे और प्रबंधक उप प्रबंधक पर दबंगई दिखाना शुरू कर दिया था और इनको गढ़ने का भी प्रयास किया गया है, जिसके चलते इनसे मूसजक थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी। थाना मूसाझाक के सैजनी में एचपीसीएल का एक प्लांट है, जहां पर जो यहाँ के ऑफिसर्स थे उनके द्वारा मीटिंग की जा रही थी ऑफिस में। वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि यहाँ पहले वेंडर का काम करता था, बाहर कर दिया गया था। उसके द्वारा आकर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को गोली लगी। तत्काल जो है इनको अस्पताल भेजा गया, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई है। जिसके द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी उसको गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र के विभिन्न थाना क्षेत्र से खोए मोबाइल को पुलिस ने बरामद कर स्वामियों को लौटाए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से करीब 30 लाख रुपए कीमत के 151 मोबाइल पुलिस ने लगातार मॉनिटरिंग कर ट्रेस किया है। एसपी अभिषेक वर्मा के निर्देशन में सर्विलांस सेल, एसओजी और थाने की संयुक्त कार्रवाई से मिली सफलता। फरवरी 2026 से अब तक मिली बड़ी सफलता।
मोबाइल पाकर लोगों ने जताई खुशी। एसपी ने कहा, लगातार मिल रही ये सफलता पुलिस की तकनीकी दक्षता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जनवरी 2026 में भी 151 मोबाइल फोन बरामद कर चुके थे और जिन्हें पुलिस ने लौटाया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने सर्विलांस सेल, एसओजी टीम और संबंधित थाना प्रभारियों के कार्यों की सराहना की है। बरामद किया गया है। कितने मोबाइल बरामद हुए हैं और कैसे पकड़े गए? जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल के माध्यम से जो कंप्लेन आती हैं उसको ट्रेस करते हुए लगभग 151 मोबाइल फ़ोन इस माह हम लोगों ने लोगों को वितरित किए, जिसकी कुल कीमत 30 लाख के ऊपर है। इसमें लोगों से जब हमने जानकारी की गई तो इसमें कुछ ऐसे लोगों के फ़ोन जो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे या ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर रहे थे वहाँ से चोरी कर लिए गए थे। कुछ सूचनाएं ऐसी आई थी जिसमें फ़ोन को उनके घर से भी चोरी कर लिया गया था। उन सभी फ़ोन्स को बरामद किया जा रहा है और बरामद कल भी लिया गया है। हर महीने हम अधिक से अधिक फ़ोन लोगों को वापस करते हैं और प्रयास भी यही रहता है कि अधिक से अधिक साइबर फ्रॉड की धनराशि और फ़ोन लोगों तक सुरक्षित वापस पहुंचाया जाए। सर कितने मोबाइल? 151 फ़ोन आज लोगों को वितरित किए गए। सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा पारित दिशा निर्देशों के अनुक्रमांक में आज लाज उपरांत जनपद और वहां पर न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आशीष जैन के द्वारा जिला कारागार सीतापुर का मासिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विजय भान व पुलिस न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश उपस्थित रहे। जिला कारागार सीतापुर में जेल अधीक्षक प्रीति यादव व जेलर राजेश कुमार वर्मा सहित अन्य जेल अधिकारी गण की उपस्थिति में माननीय जनपद न्यायाधीश आशीष जैन द्वारा जिला कारागार सीतापुर में महिला बैरक और साथी किशोर बैरक सहित अन्य बैरकों का निरीक्षण कर वहां बंदियों से वार्ता की गई थी। और साथ ही आपको बता दें कि माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा जिला कारागार में स्थित अस्पताल तथा पाकशाला का भी निरीक्षण किया गया। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा ऐसे विचाराधीन बंदियों से भी वार्ता की गई जो आधे से अधिक सजा को भुगत चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेल अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि ऐसे विचारधारा बंदी जो धारा 436A और CRPC का लाभ पाने के योग्य हैं, उनकी सूची प्रत्येक सप्ताह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रेषित की जानी सुनिश्चित करें और साथ ही कतिपय बंदियों से वार्ता कर उनके संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व लीगल एंड डिफेंस काउंसिलिंग को निर्देशित भी किया गया है। खबर सोनभद्र से है, जहां म्योरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 10 किलो 150 ग्राम गांजे के साथ महिला गिरफ्तार। अवैध गांजा तस्करी के मामले में मीरा देवी उर्फ गुड़िया को पुलिस ने रंगे हाथों दबोच लिया है। तस्करी में 48 वर्षीय महिला का नाम आने से लोगों में कई तरह की चर्चा है। महिला तस्कर के पास से तस्करी में UP 64AV3973 नंबर की प्रयुक्त डिजायर कार, 2 मोबाइल फोन और नकदी बरामद हुए हैं। महिला तस्कर ने पूछताछ में साथी सुरेंद्र यादव उर्फ सोनू और लल्लन कुमार रवानी के सम्मिलित होने की बात कबूली है। तस्कर महिला के अनुसार सुरेंद्र यादव द्वारा गांजा देकर अनपरा पहुंचाने के लिए कहा गया था और इसे एक अज्ञात व्यक्ति को देना था। गांजा तस्करी के बदले अच्छी रकम मिलने की वजह से करती है तस्करी का कार्य। पुलिस के अनुमान के अनुसार बरामद डिजायर कार भी इसी अवैध कमाई से खरीदी गई है। म्योरपुर थाने क्षेत्र का पूरा मामला। खबर कानपुर से है, जहां भारत सरकार की सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत MMMI और विकास कार्यालय कानपुर द्वारा आयोजित 2 दिवसीय प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लाभार्थी प्रदर्शनी एवं ट्रेड फेयर 2026
12-13 मार्च 2026 का उद्घाटन गुरुवार को कार्यालय परिसर में माननीय कैबिनेट मंत्री सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्राम उद्योग, रेशम उद्योग, हस्तशिल्प एवं वस्त्रोद्योग उत्तर प्रदेश सरकार राकेश सचान ने किया है। इस अवसर पर MMME विकास कार्यालय के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 25 जनपदों के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों ने प्रतिभाग किया है। ट्रेड फेयर में 100 से अधिक विश्वकर्मा कारीगरों ने अपने पारंपरिक उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री राकेश सचान ने अपने संबोधन में कहा, वर्ष 2013 में प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है, जिसके लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। पीएम विश्वकर्मा की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें आज इसकी शुरुआत हुई है। जिसमें हमारे नगर विधानसभा मैठानी जी के क्षेत्र में नीलिमा कटियार जी और हमारे जितने भी संगठन के सदस्य लोग हैं, बजाज जी, सुनील जी, सभी लोगों के और सभी अधिकारियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य जो भी पीएम विश्वकर्मा से जिन लोगों को रोजगार से जिनके जो उत्पाद हैं, उन उत्पाद को मार्केटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, यही इसका उद्देश्य है। इसीलिए इन प्रदर्शनियों का आयोजन होता है और उसी क्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन है। निश्चित तौर पर हमारे जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, उन उद्यमियों के जो उत्पाद हैं, उनके उत्पाद को अगर हमारे शहर के वासी आएंगे, यहाँ देखेंगे, खरीदेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारे जो ऐसे छोटे उद्यमी हैं, सूक्ष्म उद्यमी हैं, जो विश्वकर्मा सम्मान की योजना से लाभान्वित होकर के, ट्रेनिंग लेकर के, टूल किट लेकर के और साधारण ब्याज से ऋण लेकर के अपने जीविकोपार्जन के लिए इन रोजगार को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो निश्चित तौर पर उनको लाभ होगा। जब उनकी बिक्री होगी तो उनके पास भी पैसा जाएगा और उनका परिवार भी संपन्न होगा। और जो वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमें अपने उत्पाद को बढ़ावा देना है, अपने लोकल उत्पाद को प्राथमिकता देनी है, उस लक्ष्य को भी हम लोग आगे ले जाने में सफल हैं। खबर सीतापुर से ही, जहां सड़क हादसे में बैलगाड़ी सवार एक व्यक्ति की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पर बैलगाड़ी को मारी जोरदार टक्कर। चीनी मिल में आपको बता दें, गन्ना डालकर वापस आते समय हुआ ये हादसा। घायल को गंभीर अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के फिरोजपुर का पूरा मामला बताया जा रहा। ये आपके कौन है? मेरे पिताजी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है दिनेश कुमार। कैसे मौत हुई इनकी? इनकी मौत हुई है एक्सीडेंट, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है। ये काहे से थे? ये बैलगाड़ी से थे, मेल को गन्ना लेकर गए थे। अच्छा। वापस आ रहे थे। हाँ। वापस में पीछे से टक्कर ट्रक ने मार दिया। अच्छा, ये अकेले थे बैलगाड़ी में? नहीं, 2 लोग थे। दूसरा कहाँ है? दूसरा वो उसके चोट लगी है तो ट्रामा सेंटर में। अच्छा, कहाँ हुआ था ये? ये हुआ है हर गाँव के पास पड़ता है, फिरोजपुर गाँव। फिरोजपुर। हाँ। रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले नरहेगा। ठीक है, ये वहीं ख़त्म हो गए थे? बिल्कुल वहीं पे। ठीक है। खबर चंदौली से। चंदौली में ARTO डॉक्टर सर्वेश गौतम और उनकी टीम पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप। ट्रांसपोर्टर ने लगाया प्रति ट्रक 5,000 महीने की एंट्री फीस मांगने का आरोप। ARTO और उनकी टीम की संलिप्तता उजागर। गाजीपुर के ट्रांसपोर्टर सुनील यादव ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। आरोप पर ट्रकों को रास्ते में रोककर जबरन चालान और सीज किया जाता था। 19-20 फरवरी की रात चंदौली मिर्जापुर बॉर्डर पर ट्रक रोके जाने का मामला सामने आया। ट्रक को जबरन चंदौली लाकर चालान कर पुलिस चौकी में खड़ा करने का आरोप है। पीड़ित का दावा है पहले भी करीब 90,000 एंट्री फीस के नाम पर ऑनलाइन वसूले गए थे। सिपाही पर ऑनलाइन और कैश में पैसे लेने का आरोप लगाया गया। पूरे प्रकरण की जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी, CO सदर ने कहा।
क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। सुनील जी, क्या मामला है? आप कल चंदौली थाना पहुंचे थे, अधिकारियों से बातचीत किए थे, क्या कुछ प्रकरण है, पूरा खोल के बताइएगा। देखिए, हमारी गाड़ियां चलती हैं सोनभद्र डाला से, गिट्टी और मोरंग का काम करती है। हम लोग रोड में PWD या जो भी रोड का काम होता है, हम लोग माल देते हैं, वहाँ से सप्लाई करते हैं। सर्वेश गौतम, डॉक्टर सर्वेश गौतम ARTO चंदौली, इनके द्वारा इनका सिपाहियों सर्वेश गौतम का सिपाहियों दुर्गा श्रीवास्तव, ये पैसा को लेन देन के लिए पैसा हमको 500 रुपया एंट्री प्रति गाड़ी चाहिए ना, तो चलने नहीं देंगे ना, बर्बाद कर देंगे ना, दे दो पैसा लिस्ट में। हमारे पास सब एविडेंस है। उसके बाद ये कहें कि 500 रुपया, अरे 500 रुपया हर प्रति गाड़ी हमको चाहिए ना, तो नहीं चलने देंगे। गाड़ी हमारी मिर्जापुर में मुकेश ढाबे के पास खड़ी थी, जबरदस्ती ड्राइवर को 2 झापड़ मारे, गाली गलौज करते हुए लेकर चंदौली में लिया कर बंद कर दिया, चलान करके 1,55,000 का। एक बार नहीं, हमारे साथ 5 बार हुआ। हम बर्दाश्त करते गए, इनसे मुलाकात किए तो बोले कि यहाँ आओ वहाँ आओ। उसके बाद इतना तो 90,000 रुपया पेट्रोल पंप में डलवाए अकाउंट में, उसका कोई स्कैनर भेजे थे पेट्रोल पंप का। उसके बाद 2,85,000 2,70,000 कैश लिए संडा में, 2 महीना हम दिए इनको। उसके बाद हम तो कहे कि हम नहीं देंगे। 5,000 गाड़ियां चलती है 500 रुपया के लिस्ट से, बहुत पैसा है। हमारी 15-20 गाड़ियां चलती है, चाहे 35 गाड़ी चलती है, हम नहीं दे पाएंगे और न देंगे। आप गलत है, हम नहीं देंगे। सब अंदर रोड चलिए, सबका छोड़िए, न तो चलान करना है तो सबका करिए, कोई लिस्ट उस्ट नहीं चलेगी। इसी के लेके हम विरोध किए और उसके बाद ADG सर के पास गए। हमारे लिए भगवान है, हमारे सुने, इस पे जांच लगाए। सब चोर जितने चोरी वाला मामला है सब पकड़े गए। इसमें अभी 1 लोग की कार्रवाई हुई है, सारे लोग अभी भागे हुए हैं। क्या आपकी मांगे है? जहाँ तक आप चंदौली पहुंचे थे तो ये लोगों की ही सिर्फ कार्रवाई हुई है, क्या ये ARTO की संलिप्तता है इसमें? पूरा नहीं का संरक्षण में हो रहा है। ARTO का संरक्षण जब तक ये नहीं चाहेगा कोई नहीं कर पाएगा। ये अपना रखे बाहरी भी लड़के और जो भी है अपना यही करवाते हैं, सब होता है। और हमको फोन किए थे ARTO सर्विस डॉक्टर सर्विस गौतम की, आइए हमसे अकेले में मुलाकात कीजिए, कुछ बात है, मिलना चाह रहे हैं। हमारे पास वो अभी रिकॉर्डिंग है। हम कहे कि नहीं, हम आ रहे हैं सर, पैसा हमारे पास नहीं, हम 2 दिन बाद आएंगे। कहें ठीक है, 2 दिन बाद ही आओ। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जो उचित है उसी पर कार्रवाई हो और उसके सजा हो। क्या नाम है आपका? धीरज यादव, नंदगंज गाजीपुर। क्या प्रकरण है पूरा? सर, ARTO चंदौली में मिला इनसे, मेरी गाड़ियां चलती हैं PSY बोर्ड से, मेरे भाई हैं सुनील यादव। मेरी गाड़ी उठाकर कुछ दिन पहले बंद कर दी गई थी नवंबर में, तो मैं इनसे मिला तो ARTO साहब बोले कि अपनी गाड़ी चलवाना चाहते हैं आप, तो जो है कि 5,000 रुपया के रेट से आप एंट्री देंगे तभी चल पाएंगे, नहीं तो नहीं चलने देंगे हम आपको। तो हम कह रहे सर ऐसा मत करिए, इतनी गाड़ियां चल रही हैं चंदौली में, 4,000-5,000 गाड़ियों की एंट्री आप लो रहे हैं। हम लोगों की 20-25-30 गाड़ियां हैं, और जो कि ओवरलोड भी ज्यादा नहीं है, हमारी 10 टन 5 टन ओवरलोड चलती हैं गाड़ियां, मतलब 100-200 फीट एक्स्ट्रा सोनभद्र से लेकर आती हैं सर। उसके बाद जो है कि हम रिक्वेस्ट किए तो नहीं, कहें कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो बोर्ड पीछे हम 2 महीने का पैसा दिए इनको, 6,05,000 रुपया, कुछ कैश और 90,000 अकाउंट में मैंने दिया। कि जो सारी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, दुर्गा श्रीवास्तव से मैं कांटेक्ट किया तो बोले कि आप जो है कि पैसा देंगे तभी चल पाएंगे। तो बोर्ड पीछे मैं 3 लाख रुपया एक बार, फिर 3 मतलब ऐसे करके 6,05,000 रुपया मैं दिया कैश और अकाउंट में, पंप वाले अकाउंट में भिजवाए थे। उसके बाद मैं बोला कि अब नहीं दूंगा मैं, क्योंकि मैं नियम से ही हूँ, 100-200 फिक्स कोई भी अधिकारी छोड़ते हैं, मैं पेमेंट नहीं दूंगा। तो मेरी गाड़ी 20 तारीख को उठा करके लेकर आए, बरेपुर से उठाकर भी बंद है गाड़ी, अभी तक हम लोग छुड़वाए नहीं, रामनगर में बंद है। हमको धमकी भी दिया गया है कि आपको जो करना है कर लीजिए, हम लोग अपना जो करना होगा करेंगे। उसके बाद जो है कि ADG साहब के हम गए एप्लीकेशन लेकर के, ADG साहब सुने हमारी बातों को। उसके बाद बोले कि चले जाइए चंदौली SP के पास, आप लोग जा करके हम लोग वहां पे दिए। सारी कार्रवाई चल रही है सर। एक सिपाही पकड़ा गया जो दुर्गा श्रीवास्तव है, उसके बाद अभी कुछ लोग पकड़े नहीं गए हैं। इस मैटर में लिपापोती जारी है, बड़े अधिकारियों का भी बहुत हाथ है इसमें। क्या आप चाहते हैं और सबसे बड़ी सर जांच हो, अच्छे से कार्रवाई हो। ARTO की संलिप्तता आ रही है? बिल्कुल सर, उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने मैनेज करने के लिए बुलाया है हमको, या आइए आप गाड़ी इस बार छुड़वा लीजिए, अगली बार से आपकी गाड़ियां नहीं पकड़ी जाएंगी। हम कहे नहीं। नाम है आपका? सुनील। झोलाछाप डॉक्टर के उपचार से एक बार फिर गए एक मासूम बच्चे की जान। बुखार की समस्या के चलते झोलाछाप डॉक्टर ने लगाया था मासूम बच्चे को इंजेक्शन लगने के बाद 5 वर्ष के बच्चे की घर पहुंचने पर हुई मौत। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम।
पंकज। कहाँ रहते हो? लच्छन नगर। थाना? थाना कौन है? थाना लहरपुर। लहरपुर। कौन ख़त्म हुआ है? बच्चा। क्या दिक्कत हो गई थी उसको? उसके बुखार था। बुखार है? कहाँ लेके गए थे? यही राजापुर के पुलिया पे। अच्छा, वहाँ कौन था? डॉक्टर? डॉक्टर। अच्छा, फिर सुई लगा दिया। हाँ कौशल ने। हाँ ठीक है। हाँ। और घर पे ले गए थे। हाँ। वो बस बैठे लगा, अब खत्म हो गया। फिर क्या किया तुमने? फिर ले गए थे, ले आए, यहीं ले आए। खत्म हो गया? हाँ। पुलिस से शिकायत किए थे? हाँ, किए थे। अच्छा, तो पुलिस ने पकड़ा उसको? हाँ, पकड़ लिया था। क्या नाम है उसका? कौशल। कौशल। तो तुमको क्या लगता है डॉक्टर के द्वारा गलत सुई लगाने से बच्चे की मौत हुई है? हाँ। ठीक है। हाँ। क्या नाम था बच्चे का? अनुराग। उम्र कितनी थी? 5 साल। अब पोस्टमार्टम करा रहे हो? हाँ। क्या चाहते हो उस पर कार्रवाई? कार्रवाई चाहते हैं। ठीक। सुलह नहीं चाहते हैं। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के औड़ी मोड़ के पास गुरुवार शाम मामूली कहासुनी के बाद एक निजी बैंक के सुरक्षा कर्मी की बंदूक से चली गोली से युवक घायल हो गया। घटना से क्षेत्र में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सुरक्षा कर्मी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसी दौरान सुखन पुत्र लक्ष्मण, जो एक निजी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत है, एक निजी नली बंदूक चलाई गई थी और गोली बसंत लाल के बाएं हाथ में लगी है, जिससे चलते वह घायल हो गया है। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे खतरे से बाहर बताया है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुरक्षा कर्मी को हिरासत में ले लिया और थाना अनपरा में आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। आज दिनांक 12 मार्च 2026 को शाम लगभग 5:30 बजे थाना अनपरा क्षेत्रांतर्गत औड़ी मोड़ के निकट बसंतलाल पुत्र रामकिशन पैदल जा रहे थे। इसी दौरान सुखन पुत्र लक्ष्मण, जो बैंक में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत हैं, उनकी एक नली बंदूक से गोली चल गई, जिससे बसंतलाल पुत्र रामकिशन के बाएं हाथ में गोली लग गई तथा वह घायल हो गए। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया तथा वह खतरे से बाहर है। अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। थाना अनपरा पर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या नाम है? बसंत लाल। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? कुछ नहीं घटना हुआ। कैसे गोली लगा? ये कैसे लगा? अरे गोली आप ग्रुप से मतलब मार रहे थे किसी को, फायर हो गया। तो कहाँ चोट लगा है? बाहें पर चोट लगल। क्या चाहते हो इस पे? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो यही चाहते हैं कि हमारे गांव घर का बात है भाई, समझ जाएंगे सब लोग तो सही रहेगा न हो। प्रशासन को सूचना दिए? प्रशासन सूचना दिए? पुलिस को सूचना दिए? पुलिस की सूचना तो दे दी है वो साहब लोग। हम तो खुद कहते रहे कि तू मतलब अपन साल भर ड्यूटी हमें वहाँ बयान। बहराइच जनपद के बेला मकन गांव में चकबंदी और जमीन की पैमाइश की समस्या को लेकर आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने मोर्चा खोल दिया है। किसान का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से वे अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वहां पर प्रशासन की मांगों के लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की मांग है अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। और साथ ही यूनियन के पदाधिकारियों ने बताया है कि अधिकारियों से हुई वार्ता में पैमाइश शुरू कराने का आश्वासन मिला था, लेकिन विरोधी गुटों के हस्तक्षेप के कारण काम बार-बार रोका जा रहा है। किसानों की मुख्य मांग है कि बेला मकन के सभी किसानों की जमीन को विधिवत पैमाइश कराया जाए। आज हम सभी लोग पूर्व सूचना के अनुसार जनपद बहराइच में जो किसानों की बहुत बड़ी समस्या है बेला मकन की चकबंदी से संबंधित, पिछले 3 महीनों से हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई के दौरान बार बार उसमें बाधा आता है, काम रुक जाता है, लोगों के द्वारा रुकवा दिया जाता है।
पिछले 20 तारीख को भी ये काम रोका गया। हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मिलकर के अपनी वार्ता की। वार्ता के क्रम में जो भी तर्क उन लोगों ने दिया उस सब तर्क का हम लोगों ने जवाब दिया। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, हम काम शुरू करवाएंगे, बेड़ा मकन में पैमाइश शुरू होगी, किसानों की ज़मीनों को उनको दिलवाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो विरोधी गुट है इतना सबल लग रहा है हमको कि बार बार वो साम दाम दंड भेद की जो है नीतियों का जो है वो करके प्रयोग और काम को बाधित कर रहा है। मुख्य मांगे क्या रही? मुख्य मांग हमारी ये है कि बेड़ा मकन में जो भी हमारे किसान हैं, हमारे साथ के किसान हैं, जो संपूर्ण किसान हैं, उनकी ज़मीनों का पैमाइश हो, उनको कब्जा दिलवाया जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। मांगे पूरी नहीं हो तो क्या रहेगा? अगर वैसे तो मैंने अपने लिखित में दे दिया है कि जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है, संपूर्ण समाधान नहीं होता, तब तक हमारा यह धरना चलेगा। कल्याणपुर के मां आशा देवी मंदिर में केडीए के अधिकारी पहुंचे। महंत आशुतोष गिरी ने लगाया उत्पीड़न का आरोप। शहर के प्रसिद्ध आशा देवी मंदिर से जुड़े विवाद ने अब गंभीर रूप ले लिया है। दरअसल पूरा मामला इस प्रकार है कि लगभग दोपहर 3 बजे केडीए के कुछ अधिकारी क्षेत्रीय पुलिस बल के साथ मां आशा देवी मंदिर प्रांगण पहुंचे हैं किसी जांच पड़ताल के नाम पर। इस दौरान किसी बात को लेकर के डीए के अधिकारियों और मंदिर के महंत आशुतोष गिरी के बीच झड़प हो गई थी। उसके बाद केडीए की टीम वहां से वापस चली गई। इस दौरान घटना के वीडियो भी बनाए गए थे। मंदिर के महंत ने मामले में आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कई वर्षों से लगातार परेशान किया जा रहा है और कई मंदिर से हटाने के लिए दबाव बनाया जा रहा। आज भी ऐसा हुआ है मेरे साथ। जबरन डीए के अधिकारियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया है और मौके पर क्षेत्रीय पुलिस भी मौजूद रही है, उसने भी कुछ नहीं किया। इस मामले को लेकर उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा और न्याय की गुहार लगाते हुए चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे आत्मदाह जैसे कठोर कदम उठाने को मजबूर हो सकते हैं और बहुत ही जल्द उठाने को मजबूर हो जाएंगे। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में बताया जा रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही अधिकारियों द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में कल्याणपुर थाना प्रभारी संतोष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि केडीए की टीम आशा देवी मंदिर प्रांगण में नोटिस तालीम कराई गई थी। धर्म में आए दिन अपमान कर रहे हैं। मैं देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से समस्त अधिकारी जानते हैं, सभी देखते हैं और फिर भी यह व्यक्ति मुझे अतुल भाटिया, शुभम द्विवेदी, सतीश निगम, सतीश मिश्रा एवं कल्याणपुर के जो रामलीला समिति एवं परमित समिति जो बनाई गई है उसके द्वारा मुझे पीड़ित किया जा रहा। मैं आत्महत्या करूंगा, उसकी जिम्मेदारी इनकी होगी। आज रात में फांसी लगाऊंगा और अगर मैं बच जाता हूँ या मरता हूँ उसकी जिम्मेदारी इसकी। समस्त व्यक्ति ने ये केडीए नगर निगम का व्यक्ति पूछे इसका नाम क्या है, नाम बताइए, नाम बताइए। किस पद पे है? सुपरवाइजर। पूरा नाम बताइए। रामोता सुपरवाइजर अधिकारी। पूरा नाम शुक्ला है, पंडित है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, दुबे क्या है? अरे दुबे नहीं, रामोता रहे। पूरा नाम पंडित जी है या शुक्ला जी है या कटियार जी है, यादव जी है? अरे गौतम जी है। क्या मामला हो गया मेरा? जैसे कि मां आशा देवी मंदिर में पिछले लगभग 10-15 वर्षों से रामलीला समिति पहले थी जो कि अब प्रबंध समिति के नाम से बनाई गई। केडीए एवं नगर निगम के कुछ अधिकारियों को गुमराह करके आए दिन मुझ पर हमले किए जाते हैं। अनेकों एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दी जा चुकी जिसके मैं साक्ष्य आपको दे सकता हूँ और जो कि नगर निगम द्वारा 1967 से आज भी मंदिर का नाम हमारे पूर्वजों के नाम चढ़ा है। 4 पीढ़ियों से आज भी मैं मंदिर की देखरेख कर रहा हूँ। लोगों को अगर ये कष्ट है कि मैं आरती पूजन धर्म के कार्य ना करूँ, साधु संतों की सेवा, गौशाला ना चलाऊं, तो मैं ये नहीं चलाता हूं, ये ठीक। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान का दौरा। मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल का किया निरीक्षण। विभिन्न वार्डों, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ओपीडी, शिशु विंग और साथ ही ऑपरेशन थिएटर का लिया गया जायजा। गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत की गई। और साथ ही आपको बता दें कि राजकीय महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर किया गया संवाद। सर्किट हाउस में सुनी महिलाओं की शिकायतें और समस्याएं। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने आज गाजीपुर का दौरा किया और अपने कार्यक्रम के तहत उन्होंने गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के विभिन्न वार्डों, अल्ट्रासाउंड कक्ष, ओपीडी, शिशु विंग, ऑपरेशनल थिएटर का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से मिलने वाली सुविधाओं के बाबत जानकारी ली है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन कार्यक्रम में शिरकत की।
इस दौरान उन्होंने बच्चों और महिलाओं को प्रदान किए गए बेबी किट और फलों की टोकरी प्रदान की। महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने राजकीय महिला पीजी कॉलेज की छात्राओं से विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया और इस दौरान उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा संबंधी कानूनों की जानकारी भी दी है। प्रियंका जी, अभी आज महिला जन सुनवाई कार्यक्रम में आई हुई थी और महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी उनसे आपने वार्ता भी किया है जी। क्या समस्याएं थी और क्या बताएंगे? सर, समस्या ये है कि मुझे अपहरण करके 3 साल तक 2009 से लेकर 12 तक महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में रखा गया था और मुसलमानों द्वारा किया गया था। कब की बात है ये? सर, 2009 की घटना है। फिर अब क्या हुआ? और 2017 मेरा धर्म परिवर्तन भी कराए वो लोग, 2 बच्चा भी पैदा किए। उसके बाद 2022 से हमारे कोर्ट गाजीपुर न्यायालय में 2022 से न्यायालय में चल रहा है मुकदमा। 164 का 15 महीने पहले बयान होना था, उस बयान को दबा दिया गया भैया। दबाने के बाद बयान को हम 8 एप्लीकेशन दिए हैं कोर्ट में और कई बार हमारे ऊपर फोर्स भी किया गया कि सुलह समझौता कर लो, और हमारे मना करने के बाद वो लोग बार बार मुझे धमकी भी देते रहे। मेरे बच्चों को उठा के लेके जाने के लिए भी वो ये भी बोलते रहे कि आपके बच्चों को उसी दलदल में लेके जाएंगे। क्या नाम है? आज इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद आप निकल के बाहर आए हैं। ये सालों बाद नहीं आए हैं, लेकिन मेरा कोई सपोर्ट नहीं हो रहा था। ऐसे में जो आप धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, धर्म परिवर्तन आपका किसने कराया और बच्चों का किसने करवाया? बच्चों का अभी कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, करवाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मेरी बेटी 14 साल की है और बेटा 9 साल का है, और बच्चे का खतना करवाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे मैं परेशान होके आधी रात को अपने बच्चों को लेकर किसी के सपोर्ट द्वारा इस घर से छोड़ के चली गई थी। आखिर मतलब आपका जो धर्म परिवर्तन की बात करी, किसने, आपके पति ने करवाया था या किसी और? जी, पहले मेरा धर्म परिवर्तन जो मुझे अगवा किया था, 3 साल तक कैद रखा। कौन था वो? तो 9 साल के बाद मेरा धर्म परिवर्तन 2017 में कराया गया, और धर्म परिवर्तन जब हुआ उसके बाद मुझसे जबरदस्ती निकाह कराया गया उसी आदमी से। कौन था वो, क्या नाम है उसका? अफसर हुसैन नाम है उसका। कहाँ के रहने वाले? अलावलपुरा खुगा का मूल निवासी है, थाना बरेसर है, जिला गाजीपुर। आपके हस्बैंड है? जी, अब इस समय तो मेरा हस्बैंड ही है सारे कागजी तौर से, लेकिन वो 2018 में मुझे 3 तलाक भी दिया था। आपके द्वारा बहुत सारी शिकायतें पुलिस में की गई, उसमें कार्रवाई हुई? जी, कार्रवाई होता है, लेकिन पुलिस आगे तक हमेशा शुरू से लेकर लास्ट तक, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी तक भी हमारा कैरेक्टरलेस होने का पर्चा हमेशा छापता रहता है। और पुलिस को हम बोले भी है कि अगर हम इतने बुरे हैं तो आप हमको उसका सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए, लेकिन पुलिस उसकी भी सुनवाई नहीं करता है। महिला आयोग के अध्यक्ष से मिली हैं क्या? जी, यहाँ से उम्मीद लेके ही हम आए थे, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आगे बस उम्मीद ही है हमको। देखिए, गाजीपुर में मेरा कुछ निरीक्षण भी थे, जैसे अस्पताल में था, कुछ हमारी सरकारी योजनाएं जैसे गोद भराई है, कन्या सुमंगला योजना है और अन्नप्राशन है, ये कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आज हमने यहाँ किया। और कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत भी काफ़ी सारी तादाद में जो लड़कियाँ थी वहाँ, तो उनको, जैसा आपको पता है कि बहुत अच्छी योजना है ये महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो उसके तहत कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हमारा हॉस्पिटल में विजिट भी थी, निरीक्षण किया वहाँ। उसके बाद फिर मेरा एक कॉलेज में प्रोग्राम था, जो वहाँ मेरा संवाद था बच्चियों से, तो उन्होंने भी जो उनकी कुछ बातें थी कुछ मुझसे शेयर की, कुछ पूछा उन्होंने, और अभी मेरी जन सुनवाई है। गाजीपुर की प्रियंका आपसे मुलाकात की है, अपने बारे में और धर्म परिवर्तन लव जिहाद की चर्चा की है, और ऐसे में आपके द्वारा अन्य जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं हिंदू धर्म की, उनको क्या अपील करना चाहिए? मैं बिल्कुल अपील करना चाहती हूँ। एक्चुअली जब वो लव जिहाद में पड़ी थी तो वो खुद 15.5 साल की थी, और अब मेरे ख्याल से वो 26-27 साल की महिला है। तो अब इतने दिन बाद वो निकल के आई है, ये भी तो एक गलत बात है। तो मैं तो यही कहूंगी कि पहले तो महिलाओं को खुद सोचना समझना चाहिए कि किस तरह से। दूसरा, मैं घर वालों को भी ये कहना चाहूंगी कि बच्चों पे थोड़ा नजर रखें कि बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ दोस्ती है, किसके साथ उठ रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, कौन तुम्हारे घर में आ रहा है, क्योंकि ये जो इस तरह की चीजें ये कभी एकदम से नहीं होती, कुछ तो इनमें भी वक्त लगता है। तो कम से कम माँ बाप को भी ये पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ बैठ उठ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, कहाँ समय व्यतीत कर रहे हैं, या फोन पे बात कर रहे हैं तो किससे बात कर रहे हैं, या इतने छोटे बच्चों को फोन क्यों दिया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ बहुत सारे विषय हैं इसमें, और अगर सब माँ बाप जागरूक हो जाए, सब समाज जागरूक हो जाए, तो इन गतिविधियों पर हम बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं। प्रियंका जायसवाल हूँ।
प्रियंका जी, अभी आज महिला जन सुनवाई। खबर बहराइच से है, जहां अवैध पैथोलॉजी सेंटर और अस्पतालों पर मारा गया छापा। सीएमओ के निर्देश पर चलाया जा रहा छापेमारी का अभियान। अवैध अस्पतालों, क्लिनिक और पैथोलॉजी सेंटरों पर गिरी है गाज। संदिग्ध पैथोलॉजी सेंटर और क्लिनिक वाले छापेमारी की टीम को देखकर हुए फरार। एक पैथोलॉजी सेंटर और एक अस्पताल को किया गया सीज। टीम को देखकर भागे हुए पैथोलॉजी और क्लिनिक पर चस्पा की गई है नोटिस। से उनके रहने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो गर्व की बात है कि सूर्य कुमार हमारे गाजीपुर जिले के रहने वाले हैं। पूज्य महाराज जी का निर्देश है कि इनके गांव में जो भी परिवार का या गांव की इच्छा हो वो हम लोग पूरा करने का प्रयास करें। तो उसी क्रम में जो भी परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से मैं मिला हूँ, उनके दादा मेरे साथ हैं सूर्य कुमार जी के, तो जो भी इच्छा है वो प्रयास करेंगे हम लोग जल्द उसको कंप्लीट कर लें। चीज़ें जो उनकी डिमांड है कि मेन रोड से उनके घर तक की रोड जो है वो निर्माण उसका जल्द से जल्द हो जाए। कुछ बिजली की समस्या है, वो भी कोशिश करेंगे कि जल्दी उसका भी निस्तारण कर लिया जाए। एक परिवार का और मन है कि एक एकेडमी का, वो पूज्य महाराज जी के निर्देश पे हम लोग कोशिश करेंगे कि उसका जमीन का सीमांकन हो जाए और उसका भी प्रयास हमारा रहेगा कि जल्दी हम लोग। खबर बदायूं से है, जहां मूसाझाट थाना क्षेत्र के ग्राम सैजनी स्थित एचपीसीएल प्लांट में बुधवार को दो अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना में सुधीर गुप्ता 58 वर्षीय और हर्षित मिश्रा 34 वर्षीय की मौत हो गई है। अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन रमित शर्मा और पुलिस उप महानिरीक्षक अजय कुमार साहनी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और घटनाओं के अनावरण के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आरोपी अजय प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बदायूं के थाना मूसाझाट प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार व हल्का प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के दृष्टिगत क्षेत्राधिकारी उझानी डॉक्टर देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट के आधार पर उक्त प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार व उप निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए जांच अधिकारी नगर रजनीश कुमार उपाध्याय को जांच सौंपी गई है। भारत सरकार नहीं, वो कोई सरकार लड़ ले, अपना घर बार मकान सब बेच के सब कुछ नाश कर डालूंगा। राजीव सिंह नहीं बचेंगे, बता दो फोन करके। राजीव सिंह एचपीसीएल अधिकारी है, बम्बई में बैठते हैं। साला परसों आया, आज मर्डर कराया फ्लाइट करके, उसका रिस्पॉन्सिबल हो, यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होना चाहिए। सर ने बीआरएस लिया था ना? बीआरएस नहीं लिया था, रिजाइन किया था राजीव से परेशान होके। राजीव ने उसे इतना मानसिक तनाव दिया था कि वो रिजाइन करने के लिए मजबूर हो गया था। बीआरएस नहीं लिया था। दूसरी आए बस आने वाले परसों से रहे होटल में रुके थे रेडिसन में और परसों से झगड़ा कर रहे हैं। कल भी हमारे बेटे से बात हुई, उन्होंने बताया था कि इनकी जान को खतरा है। कल बिल्कुल यहाँ भी बताया, एसपी को भी बताया, डीएम के पास भी गए, विधायक के भी पास गए, सबके पास गए। और वो जब जाते थे तो विधायक जी कभी इनकी तरफ कहते थे, कभी रामू की तरफ कहते थे। और वो आके केशव ऐसे आके दिखाता था कि मैं जो है आतंकवादी गिरोह से हूँ। और वो जो अधिकारी आए थे परसों से आए हुए, और जब आज ये मर्डर हो गया तो निकल गए। कल भी भैया से बातचीत हुई, लड़ाई की उन्होंने लड़ाई भी की। राजीव सर, अनूप सर और किरण, तीनों लोग आए थे, किरण कोठारी, और वो निकल गए और किसी को खरोच नहीं आई। मेरे बच्चे को ही क्यों मार दिया? सिक्योरिटी वाले भी मिली भगत, सब ठाकुर हैं, सब उनके भाई बंद, सब उनके हैं, सब सिक्योरिटी वाले।
जब भैया से कभी बात होती थी शाम को, तो भैया बताते थे दिन भर की दिनचर्या। ये सुधीर गुप्ता जो यहाँ डीजीएम थे, इन्होंने आज से करीब 15-20 दिन पहले एक एप्लीकेशन दी थी यहाँ के एसपी को। ये हमला करने गया था उस समय भी। तो पहले तो मूसाजाक थाने में सुनवाई ही नहीं हुई। जब हमारे यहाँ हर्षित मिश्रा और सुधीर गुप्ता जी डीएम साहब से मुलाकात की, तो डीएम ने जो एडिशनल एसपी साहब या एसएसपी साहब है, जब उनसे कहा तो उस पर थोड़ी कार्रवाई हुई। इसको गिरफ्तार किया गया, एफआईआर हुई, लगभग 5-6 दिन बंद रहा। उसके बाद ये बिहार पे छूट गया। ये जो हेड ऑफिस से ये आते हैं राजीव सिंह, ये अजय प्रताप सिंह और केशव सिंह और केशव शेखर कल्लू, ये सब कई भाई सगे भाई हैं। कल्लू प्रधान है। तो वहाँ पे ये डीएम साहब के जो है हस्तक्षेप पे ये कार्रवाई की गई, इसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद इसको 1 हफ्ते के अंदर छोड़ दिया गया। इसमें आपको क्या लगता है प्रशासन की कितनी लापरवाही है? प्रशासन की पूरी लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहता तो अंदर ये गन कैसे चली गई, वहाँ पे भी तो सिक्योरिटी है। और जब घटना हुई आपके बच्चे के साथ? मैं अपने घर पे था पूरनपुर में। इसे ये जीसान ने हमें फ़ोन करके बताया कि प्लांट में कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग तुरंत दातागंज पहुँचो। तो हम गाड़ी करके पहुँचे, पीलीभीत से निकल रहे थे, तो हमें पता चला, इनने बताया कि गोली मार दी गई है, 2 लोग इंजर्ड हैं। और रही राजीव जी की बात, तो राजीव जी कोई HPCL के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनसे जातिवादी भी वो रखते थे। ये सुधीर गुप्ता जी जो तो मुख्य महाप्रबंधक HPCL CBG प्लांट सैजनी की जो मुख्य महाप्रबंधक थे, ये इनसे इतना प्रताड़ित हो गए थे कि अपनी सर्विस रिजाइन कर दी इन्होंने, और इसी 1 तारीख में वो यहाँ से रिलीज़ भी हो जाते हैं। ये राजीव जी परसों आए थे, आज मर्डर हो गए। जिस समय ये मर्डर हुआ उस समय ये सारे अधिकारी वहीं थे। पक्ष ये है कि ये अगर गोली मारी तो 2 अधिकारियों को क्यों मारी? गोली मारने जो हमला होगा तो सारे अधिकारी मारे जाएंगे, वरना 2 नहीं मारे जाते। हमें शक है कि इसमें राजीव सिंह DGM हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत सरकार, हेडक्वार्टर मुंबई, इस साजिश में शामिल हैं। और ये अजय प्रताप तो एक छोटा सा प्यादा है, इसकी विधिवत अच्छी जांच हो, इनका मोबाइल जब्त कर लिया जाए ताकि पुलिस कार्रवाई में वो सहायक बनेगा। कि रामू, केशव, शेखर ये सारे सगे भाई हैं, सभी ठाकुर हैं। दूसरा पक्ष ये है कि सिक्योरिटी जब इतनी गेट पे मौजूद रहती थी तो ये अजय प्रताप अंदर पहुंचा कैसे? और जब हमारे बेटे ने और सुधीर गुप्ता ने डीएम साहब से अपनी सुरक्षा मांगी थी, ये एसएसपी साहब से सुरक्षा मांगी थी, मुलजिम को 7 दिन बंद करने के बाद उसे रिलीज़ कर दिया गया और 10 दिन नहीं कटे उसने घटना को अंजाम दे दिया। हमारी मांग है कि इसकी बेहतरीन जांच हो, और बाकी तो राजीव जी सही बताएंगे, क्योंकि 20 बार हमने राजीव जी को फ़ोन किया। भारत सरकार का इतना बड़ा ऑफिसर मरे पड़े हैं, 1 नहीं 2। और राजीव जी जो यहाँ आए थे विजिट करने, रबड़ी खाते हैं, पनीर खाते हैं, वो पता चला कि आप नदारत हैं। ये पॉलिटेक्निक का एक लड़का जीसान खड़ा है, ये रिस्पॉन्सिबल है, इनका ये PM कराएगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज़ टाइम।